नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सुनील प्रजापति, जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है और मुबारक हो आपको आपके एफर्ट से अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत में आरक्षण मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आरक्षण कितना मिलेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो आरक्षण है ओबीसी को, जिसको पहले ओएससी कहते थे, मात्र 4% है। देखिए, बात ये है कि पहले तो मैं बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, कि इतना बड़ा सरकार ने उनके लिए एक फ़ैसला लेकर आई है। और एक प्रक्रिया है, जैसे पहले 26 दिसंबर को हमें ओबीसी से ओएससी से ओबीसी में लाया गया, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। और इस पार्लियामेंट सेशन में सरकार जो है, अभी परसों ही कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें एक अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट द्वारा कि जम्मू कश्मीर के जो ओबीसी समाज है उनको पंचायतों में, म्यूनसिपैलिटीज़ में आरक्षण दे दिया जाए। तो इसके तहत मेरा ये मानना है कि हमें बड़ी जल्दी, जैसे ही कल पर कमिंग मंडे या ट्यूसडे को पार्लियामेंट में बिल आने वाला है और इसी पार्लियामेंट सेशन में बिल भी पास होगा और उसके बाद जो परसेंटेज बनती होगी स्टेट में हमें वो मिल जाएगी। परसेंटेज बनती होगी। एक तो पहले ये सवाल है कि वर्ता क्या ना करता, सारे राज्यों में 27% मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक रिजर्वेशन दी जा रही है, यहाँ पे मात्र 4%। और जितना बनता होगा से क्या मतलब है, क्या मायने हैं जितना बनता होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी राज्यों में 27% नहीं है, रिकमेंडेशन है, लेकिन जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। कुछ स्टेट्स में 27% है, कुछ में 12 है, कहीं में 14 है, कहीं पे 8 भी है। तो मुझे लगता है जैसे कमीशन सरकार ने यहाँ पर बनाई है, तो जो कश्मीर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी होगी उस रिकमेंडेशन के हिसाब से पहली फिलहाल कुछ ना कुछ, जो मुझे लगता है 2 डिजिट प्लस करके 2 डिजिट में 10 से ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें मिलने वाली। आपने रोड मैप तैयार किया होगा, आपने भी डेलिब्रेशंस की होंगी, आपने कमीशन से क्या डिमांड की थी, कितना फीसदी होना चाहिए? देखिए, हमने जब डिमांड की थी हमने 27% मांगा था, लेकिन हमें भी पता है कि ये जो रिकमेंडेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से आने वाली है। और जो हमारे सरकार के पास फिलहाल इस समय जो डेटा है पॉपुलेशन का, या उसमें कुछ अभी कास्ट ऐड भी हुई है, उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन बनती होगी उसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन अभी मिलने वाली है। बीजेपी के लोग, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में जब मंत्रालय बांटे गए तो ओबीसी का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी ध्यान रखा जाएगा? देखिए, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। और उसी नारा पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जो पूरी बीजेपी है वो खरा उस पर उतरती है। और जैसा कि अनएक्सपेक्टेडली पूरे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तीनों राज्यों के जो रिजल्ट हैं उसमें सरकार ने ये नहीं देखा है कि कौन सा व्यक्ति क्या है क्या नहीं, सरकार को जो लगा। और यहाँ पर अगर ओबीसी को देनी है तो ओबीसी को उन्होंने ओबीसी का चीफ मिनिस्टर भी बनाया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के जो हमारा राज्य है उसमें भी इंसाफ होगा और ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी की तरफ को कि, या किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी ओबीसी को यहाँ नहीं मिलेगी, ओबीसी को यहाँ पर पूरी भागीदारी मिलने वाली है। आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा तादाद जम्मू कश्मीर में ओबीसी की है और उसके बावजूद भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। ओबीसी मोर्चा का बना देते हैं। देखिए, वो तो बनाना है। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर ओबीसी शब्द था ही नहीं पहले। जी, ओएससी था और उसकी इफेक्ट जो है हर जगह पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में भी पड़ा। उसमें उसका मानना ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, जैसे एससी और एसटी की है, उनके नुमाइंदे चुन के आते हैं। देखो, एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, कोई भी इंसान पॉलिटिक्स में हिस्सा या उसमें रुचि तभी रखे, वो सोचेगा कि मैं कल को कुछ बनूं। जब ओबीसी में यहाँ पे ओएससी था, कुछ था ही नहीं, कोई फ्यूचर ही नहीं था, तो फिर लोग भी नहीं आए, लोगों की रुचि भी नहीं रही। उस वजह से थोड़ा फर्क रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं। सरकार आने वाले समय में, पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व है उन्होंने ओबीसी को कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय किया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ, जैसे कि अब सरकार हमें इसमें देने जा रही है पंचायतों में और म्यूनसिपल काउंसिलों में, आने वाले समय में जो हमारे शेष नेतृत्व है पूरा का पूरा इंसाफ यहाँ पे करेगा। 2 डिजिट में आपने कहा कि आपको आरक्षण मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव है। उससे क्या ओबीसी समाज राजनीतिक तौर पर सक्षम हो जाएगा, उनका सशक्तिकरण हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 डिजिट अगर होगा तो 2 डिजिट के बाद पंचायतों में लगभग पंचायतों में हमें 5000 के करीब हमारे नुमाइंदे आने वाले हैं। 4300 के करीब पंचायतें हैं
उसमें हमारे सरपंच भी आएंगे, पंच भी आएंगे, डीडीसी भी आएंगे, बीडीसी भी आएंगे जी। तो इससे क्या होगा, समाज जो है आने वाले टाइम में सशक्त होगा, और जब जी। सशक्त होगा तो समाज अपने आप तरक्की करेगा। जी, लेकिन अभी ओबीसी किस पक्ष में है? क्या उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है? ओबीसी मुझे लगता है हमेशा भाजपा की तरफ ही रहा है। जी। पिछले कुछ सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार का ओबीसी समाज ने काम देखा है, और मोदी सरकार का जो ओबीसी की तरफ न्याय देखा है, चाहे वो सेंटर में 27 मिनिस्टर हो, उसके अलावा हमारे प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हो, जी। उसके अलावा और ओबीसी को जो जगह जगह भागीदारी सरकार पूरे मतलब हिंदुस्तान में दे रहा है, मुझे लगता है कि ओबीसी का जो चाहे हम कह सके इसमें जब संवैधानिक जो एनसीबीसी का हमारा जो चेयरमैन है, उसमें उसको संवैधानिक अधिकार दिया गया 2017 में, और उसमें क्या था, हमारे यूनिवर्सिटी में जो पद खाली पड़े थे, इतने सालों में बैकलॉग था, उसको फिल किया है। तो जब ओबीसी के लिए इतना काम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि ओबीसी का रुझान किसी तरफ और तरफ होगा, भाजपा की तरफ ही होगा। लेकिन जब ओबीसी समाज को जरूरत थी तब उनको रिजर्वेशन नहीं दी गई, यानी जम्मू कश्मीर में मात्र 2 और 2 से फिर 4% हुई, ये आप जानते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूं। इतना कम रिजर्वेशन के बीच में भी बिल्कुल। ओबीसी समाज ना यूनाइट हो पाया, ना असर्ट कर पाया, और ना ही सरकार पर दबाव बना पाया। उसको क्या लगता है, क्या कारण है कि क्या ये समाज बटा हुआ है, विभाजित है, डिवाइडेड हाउस है? देखिए, बात ये है कि ये लंबी 30 साल पुरानी बात है। कांग्रेस की यहाँ पे सेंटर में केंद्र में गवर्नमेंट थी, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इनको जो हक से वंचित रखा, जो हक मिलना चाहिए था उसको, जो इनका हिस्से को डाइवर्ट किया। तो ये समाज जो है, एक पूरी की पूरी जनरेशन एक खत्म होगी, इनका जो हक मिलने चाहिए थे वो हक नहीं मिले। तो उससे क्या हुआ, जब हक नहीं मिले, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को सशक्त होना था, नहीं हो पाया, तो समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया। पीछे रहने की वजह से ये हुआ कि लोगों का ना सियासत की तरफ रुझान हुआ, क्योंकि वहाँ पर नुमाइंदे आ नहीं सकते थे, तो उससे कहीं ना कहीं समाज को यहाँ पे सेटबैक हुआ है इतने सालों में। लेकिन ये जो कमी है वो भाजपा पूरा करने जा रही है। आने वाले समय में ये समाज सशक्त भी होगा, इनको हर जगह भागीदारी मिलने जा रही है। आज आप भाजपा का हिस्सा है और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं ओबीसी मोर्चा के। क्या आपको लगता है कि उस वक्त आपने कुछ एफर्ट्स किए होते तो शायद पहले ये आरक्षण मिल जाता? देखिए विनोद जी, ये 30 साल पुरानी बात है, तो 30 साल पुरानी बात है, अब एज का भी फ़र्क है। हमारे जो पहले लोग थे, जो जिन्होंने एफर्ट्स किए, ओबीसी समाज के काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने एफर्ट्स किए, जो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। सब ने जितना जितना हो सकता है एफर्ट किया है, क्योंकि समाज में एक तो पिछड़ा रहने की वजह से समाज को एक अवेयर भी नहीं था उनको, क्योंकि ये जो पुरानी गवर्नमेंटें थी, इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा था कि एक ऐसे कड़ा सिस्टम था, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनका ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाता था, बड़ी सारी उस पर कंडीशंस लगाई जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आके अब ये जो मोदी सरकार आई है, तो इन्होंने सारी परतों को आहिस्ता आहिस्ता साफ किया जा रहा है, और बड़ी जल्दी जो ओबीसी समाज जो है वो सशक्त होगा और उनको उनके हिस्से मिलने जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया है। जी जी। एक तो ओबीसी समाज या हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि ये योजना क्या है, और ये चुनाव से ठीक पहले की गई है। क्या आपको लगता है कि इसका लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है? देखिए, विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये योजना लागू की थी जी। और उसके बाद उनका एक, मुझे लगता है एक सपना है ये जो विश्वकर्मा योजना है, क्योंकि ये जो 90% योजना जो है ओबीसी समाज को कवर कर रही है। कारीगर समाज एक ऐसा समाज जिसको अपना दिहाड़ी से मतलब था, और आगे पीछे किसी कोई राजनीतिक से मतलब नहीं था, किसी चीज़ से मतलब नहीं था, जो सिर्फ दिहाड़ी लगा के शाम को खाता था। उस समाज के लिए ये जो सरकार स्कीम लेकर आई है कि आने वाले समय में ये जो हाथों से काम करने वाले लोग हैं, जो ये कला लिप्त होती जा रही है, बड़े सारे ऐसे लोग हैं, अभी बातें भी उठ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि समाज को काम के लिए रखा है तभी मोदी सरकार, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ा सारा गरीब समाज है जो ये काम पेशा आगे करते आ रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उनको सशक्त करने के लिए। क्योंकि ये जो विश्वकर्मा योजना है, इसमें कारीगर समाज के लिए सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन के CSC के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, और उसके साथ साथ इसमें 5 दिन की ट्रेनिंग में 2500 रुपया सरकार देगी, और उसके बाद 15,000 रुपये की टूल किट देगी सरकार, जिस ट्रेड में वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। और उसके बाद 3 लाख रुपए की सरकार जो है लोन की
एक सपोर्ट दे रही है कि जो अपना कारोबार आगे बढ़ा सके। तो मैं समझता हूँ ये स्कीम जो है आने वाले इलेक्शन में गेम चेंजर होगी। और जम्मू कश्मीर में लगभग 2 लाख के करीब परिवार जो है इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, और उसके बाद अभी कश्मीर में भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जम्मू में भी हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन जब भी होंगे तो इसका जो इफेक्ट जो है, जो रिजल्ट है आपको मिलेगा अच्छा result। यानी सरकार ने यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट की खातिर इस स्कीम को लॉन्च किया है। आपने अब कहा तो कि सारी, अब कहने पे तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने ये जो स्कीम लाई है समाज को सशक्त करने के लिए बनाई। जी, अब दूसरे मायने में आप सोचेंगे कि सरकार ने अगर वोट के लिए किया है तो अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार जो मोदी सरकार है ये हमेशा गरीबों के लिए समर्पित रही है। क्योंकि मोदी जी ने जब पहली बार पार्लियामेंट में कदम रखा एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जब माथा टेक के पार्लियामेंट भवन को कहा था कि मेरी जो मोदी सरकार है ये गरीबों को समर्पित रहेगी, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी, और मोदी सरकार ने करके दिखाया है। अब तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है, इसीलिए आने वाली है क्योंकि वो गरीबों के लिए काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या उनको आप आत्मनिर्भर बनाने के बजाय किसी पर डिपेंडेंट बना रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये भी फिर दोनों दो पहलू हैं सोचने के। क्योंकि गरीब लोग अपने हमारे देश में सरकार आत्मनिर्भर बना रही है, लेकिन उनको अगर एक सपोर्ट दे रही है राशन की, तो वही जो पैसा बचेगा वो किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अगर महीने का किसी का 4,000 बचेगा, 3,000 बचेगा, वो 3,000 रुपया जो है वो किसी और जगह लगाएंगे और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना है जो गरीब लोगों के लिए सरकार ने लाई है। तो आने वाले समय में समाज, इसी योजना से सरकार ने, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। जी, फीमेल्स, ओबीसी की फीमेल्स को भी रिजर्वेशन दिया। हाँ, बिल्कुल। क्या ये आपको लगता है कि हमारे समुदाय की या ओबीसी समुदाय के लोग, फीमेल्स जो है, इस तरह का फेस कर पाएंगी? देखिए विनोद जी, अभी ये स्टार्ट हुआ है। जैसे नारी शक्ति वंदन बिल सरकार लेके आई, उसमें 33% आरक्षण जो है 29 से मिलने जा रहा है। जी, और अभी जैसे सरकार ने अनाउंस किया, कैबिनेट में पास हुआ यहाँ पर, कि पंचायतों में और म्यूनसिपलिटी में जितना भी आरक्षण मिलेगा उसका 1/3 जो है ओबीसी वुमेन को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज की जो नींव है, नारी के साथ, सपोर्ट के साथ समाज बड़ी जल्दी तरक्की करेगा। और नारी का सहयोग जो है किसी समाज को आगे लेने में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मोदी सरकार ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए ये कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप होगा। और आने वाले समय में हमारी जो महिलाएं, ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, वो सशक्त होंगी और समाज को आगे ले जाने में भागीदारी अपनाएंगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में ओबीसी का क्या रोल रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? मैं अगर जम्मू, आप अध्यक्ष हैं, डेफिनेटली मैं जम्मू कश्मीर की बात, मैं जम्मू कश्मीर की बात ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 5 की 5 सीटों में ओबीसी एक मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। और जैसा कि मानना है कि 40 के करीब कास्टें ओबीसी समाज में, जम्मू कश्मीर में ओबीसी के अंदर आती हैं, और बड़ी बड़ी कास्टें भी हैं। पॉपुलेशन अभी तो चलो सरकार के पास पूरा डेटा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि 40%, अगर हम 40% के करीब लेकर चले तो 40% ये जो वोट है ओबीसी समाज का एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है। 5 की 5 सीट जो है भाजपा की झोली में आने वाली हैं, और एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जाएगा। जो सरकार ने, पिछली सरकारों ने जो ओबीसी का हक खाया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, वो जवाब जो ओबीसी समाज जो इनको जवाब देगा वो वोट के जरिए देगा। और आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखेगा कि भाजपा 5 की 5 सीटें जो हैं वो जीतने जा रही है। देखिए, टनल के उस पार जाए तो मुस्लिम समुदाय भी बहुत सारा, ओबीसी का एक बड़ा चंक मुस्लिम समुदाय। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने ये प्राण प्रतिष्ठान किया रामलला का, तो वो शायद थोड़े निराश भी है, नाराज भी है। क्या वो वोट भी आपको कन्वर्ट होगा, ओबीसी मुस्लिम समुदाय? क्यों, मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज कुछ 5-10% लोग हैं जो इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो हर एक व्यक्ति को आज की डेट में डेवलपमेंट चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट कश्मीर का हो, जम्मू कश्मीर का हो, मुस्लिम भाई हो, हिंदू हो, हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट जो है वो आज मोदी सरकार में दिख रही है। कश्मीर में रेल पहुंचने वाली है, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, रोड नेटवर्क देख लीजिए, अभी G20 हुआ है, उसके साथ साथ और बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स बड़े सरकार लेकर आई है। और कश्मीर में मैं देखता हूँ कि कश्मीर के लोग
गवर्नमेंट स्कीम्स में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। अभी बड़े सारे वहाँ पर स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसका जो रिजल्ट है आने वाले वो वोट में कन्वर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो तीसरी बार आ रही है, एक बड़ी मात्रा में बड़ा वोट लेकर यहाँ पर जीतेगी। आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार और 400 से पार? ये भी नारा आपने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना मैं आत्मविश्वास कहाँ से है? इतना आत्मविश्वास इसलिए आया है कि लोगों का रुझान, लोगों के जो काम कर रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, हम लोगों के बीच में जाते हैं। 24 घंटे भाजपा का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है। कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वो हमेशा इलेक्शन के टाइम आएंगे, लेकिन एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों में रहे हैं। चाहे वो कोरोना का काल हो, 2 बार महामारी आई कोरोना की, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे जो अपनी जान को जोखिम पे लगाकर लोगों के बीच में रहे और लोगों के उन्होंने कार्य किए। मैं समझता हूं कि हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ एक जो तालमेल है, उसका एक रिजल्ट होगा कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में तीसरी बार सरकार, मोदी सरकार आएगी और बड़ी बहुमत के साथ आएगी और 400 से अबव सीटें लेकर आएगी। लेकिन जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीज़ें, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बाकी देशों के साथ अगर हम कंपेयर करें, जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान है उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। बाकी देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि महामारी रही, उसके बावजूद बाकी देशों ने डाउनवर्ड गए हैं, लेकिन हमारी जो इकॉनमी है वो अपवर्ड गई है। आज 7 पॉइंट कुछ हमारी इकॉनमी है और 5वीं हम अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले कहा, हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है देश एक सही राह पे चल रहा है, तरक्की की ओर है और ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आपने जो ऋण है, जो लोन लिए रखा है, वो कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, ये हमारे देश का देख रहे हैं। अब अमेरिका अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसका तो हमसे कहीं गुना ज़्यादा ऋण है जी। किसी देश की डेवलपमेंट के लिए सरकार अगर ऋण लेती है तो वो उसका नेगेटिव साइड नहीं सोचे, उसकी पॉजिटिव साइड सोचे कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है। और आज हम रेल नेटवर्क देखें, हमारा रेल नेटवर्क है इतना ज़बरदस्त हो गया है कि दुनिया के लोग अब हमको फॉलो कर रहे हैं कि इतनी जल्दी रेलवे में जो तरक्की की है, बुलेट ट्रेन बनने जा रही है, हम वंदे भारत ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है, ऐसी चीज़ें सरकार ला रही है। टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, 5G रोल आउट जो है हिंदुस्तान सबसे फास्ट आउट हुआ है। बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार लेकर आई है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ पॉजिटिव की ओर जा रही है और देश बड़ी ऊंचाइयों तक और तरक्की करने लगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आपने सब कुछ अंबानी अडानी को भेज दिया, रेलवे स्टेशन तक भेज दिए हुए। कांग्रेस तो कहाँ से तरक्की? कांग्रेस एक स्टेट में कुछ बोलती है, दूसरी स्टेट में कुछ बोलती है। अपनी स्टेट में वो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो अडानी अंबानी को देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पिछली बार 44 में थी, इस बार मुझे लगता है 20 से भी नीचे जाने वाली है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज कुछ बोलते हैं, कल उनके अध्यक्ष भी 400 पार बोल रहे थे। तो मुझे लगता है अब उन्होंने भी समझ लिया है कि अब भाजपा जो है 400 पार जाने वाली है। तो कांग्रेस के अब बोले नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट से ऐसा लग रहा था कि आपको विश्वास है कि तीसरी मर्तबा आप फिर सरकार बनाएंगे। मेरा ये मानना है कि बड़ा अच्छा बजट सरकार लेके आई है। हर वर्ग के लिए बजट एक जो है वो अच्छा बजट है और ये जो बजट आया है इससे एक जो बजट का इम्पैक्ट होगा आने वाले इलेक्शन में भी दिखेगा। एक हर वर्ग के लिए एक अच्छा बजट आया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 37,000 करोड़ का, मुझे लगता है पिछले बार से 1700 करोड़ रुपये ज़्यादा दिया है। मैं एक धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को हमेशा सर्वोपरि रखा है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और उसके लिए वो वचनबद्ध हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्यों ये समाज हमारा ओबीसी यूनाइट नहीं हो पाता है? देखिए, कोई वजह आपको लगती है? क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। समाज थोड़ा फ्रस्ट्रेट था इतने सालों से। बड़े सारे कि लोगों को कोई कहते हैं कोई मंजिल नहीं दिख रही थी। कभी कोई किसी पार्टी की तरफ जा रहा है। हर बंदे की ये सोच होती है कि समाज को हम आगे लेके आए, समाज की मदद, जो समाज सेवक है अगर उसका सोचना होगा, सारे जैसे सोचते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बड़े सालों से लोगों को, जो समाज ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको कोई मंजिल नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जो 2019 5 अगस्त के बाद मोदी सरकार ने जब 370 और 3500
जो धारा है यहाँ पर ख़त्म की, उसके बाद सभी कड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता ओबीसी समाज के लिए ठीक होती जा रही हैं और बड़ी जल्दी ओबीसी के समाज के जो लोग हैं, जब इनको मोदी सरकार सशक्त बनाएगी, इनको नुमाइंदे चुने जाएंगे, ये अपने आप इकट्ठा भी होगा और बढ़ चढ़ कर आगे आएगा और ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, अभी कैबिनेट में ये पास किया गया है कि रिजर्वेशन मिलेगी अर्बन लोकल बॉडीज़ में, पंचायतों में, रिटायर में, बीडीसी, डीडीसी, पंचायत सरपंच में। जब ये कानून में शेप ले लेगा, कानून की शेप ले लेगा, बिल्कुल, क्या ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उस दिन जश्न मनाएगा? बिल्कुल उस दिन को जश्न। क्या किस दिन से ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक 70 साल के बाद इतना खुशी का मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए, ओबीसी जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज के लिए मैं समझता हूँ कि जो इतने सालों से अपने हक के लिए वंचित था, एक सुनहरा भविष्य वाला एक ऐतिहासिक दिन होगा और पूरा जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज उस पल का इंतजार कर रहा है और बड़ा जश्न होने वाला और बढ़िया खुशी मनाएगा। सेम आपको ये सवाल पूछूं कि उस दिन कहा जाता है कि आपको 4% ही आरक्षण दिया जाएगा, तब क्या आप सोचेंगे? नहीं, 4% नहीं, मेरा ये मानना है 2 डिजिट में हम आएंगे, 2 डिजिट में ही आरक्षण मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है, हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है उस पर हमें पूरा उम्मीद है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में पूरा बिलीव करती है और हक जो है ओबीसी समाज को देने जा रही है और पूरा इंसाफ करेगी। चलिए, पिछली सरकारों ने आपको क्यों रिजर्वेशन नहीं दी? पिछली सरकारों कारण क्या है, बता दीजिए। पिछली सरकारों की तादाद तब भी आपकी इतनी ही थी, तब भी आप स्ट्रेंथन थे, मजबूत थे। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर ने एक मिलिटेंसी का दौर भी देखा है जी। मिलिटेंसी के दौर में मुझे लगता है कि कश्मीर रीजन बड़ा उससे इफेक्ट हुआ है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी अगर डेवलपमेंट का एरा जब आया, मेरा ये मानना है पहले मिलिटेंसी रही, गवर्नर रूल रहा, उसके बाद यहाँ पर जब डेमोक्रेसी बहाल हुई तो उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी उनकी अपनी मंशा, अपने एक, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक बेनिफिट के लिए उन्होंने एक अपने समाज को, एक वोट बैंक के लिए ओबीसी समाज को नकारा, उनको वंचित रखा उनके हक से। तो यही एक कारण था कि जो पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी का साथ नहीं दिया। अब भाजपा अगर ओबीसी का साथ दे रही है तो आने वाले समय में भाजपा को वो बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। पुरानी राजनीतिक दलों ने, पुरानी सरकारों ने आपको इग्नोर किया, तो आपने उनको इतना लंबे लंबे समय 70 साल क्यों दे दिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि ओबीसी समाज एक दिहाड़ीदार, एक कारीगर समाज है। उसको, जैसे मैंने आपको पहले बोला, उनको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मतलब है, क्योंकि पहले 1953 में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था उस समय भी राजाओं ने ओबीसी समाज को इसलिए ज़मीनें नहीं दी कि वो कहते थे कि ये तो कारीगर समाज है, ये अपना कामकाज करते हैं, इनको ज़मीनों की क्या ज़रूरत है। उस समय भी इनके साथ धोखा हुआ। फिर 1981-82 में जब यहाँ पर आरक्षण के बीच में बंटवारा हुआ तो उसमें हमें सोशल ओवर कास्ट के हिसाब से रखा गया। फिर 93 में, जब 96 में मैं मानता हूँ जब यहाँ पर आरक्षण दिया गया तो यहाँ पर हमारे हिस्से से आरबी कैटेगरी बना दी गई। तो इतने सालों से ओबीसी समाज के लोग उठ ही नहीं पाए, वो दबे ही रहे, उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है और वो सिर्फ उनको अपनी दिहाड़ियों से मतलब था, क्योंकि वो था ही कारीगर समाज। तो मेरा ये मानना है कि बड़े सारे हमारे समाज के अभी गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम भी कम है, बड़े सारे मतलब लिमिटेड लोग हैं, तो वो भी इतना समाज नहीं टाइम दे पाते, अपनी नौकरी को देखेंगे या समाज की तरफ देखेंगे। अब कुछ रिटायर लोग भी कुछ ऐड इसमें ज्वाइन हो रहे हैं जो समाज सेवा की तरफ देख रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से लोगों, अपने समाज के जो रिटायर्ड पर्सन उनके साथ एक आग्रह है कि आप लोग समाज सेवक बने, समाज की तरफ देखें, क्योंकि आप लोगों की जो इतने 30 सालों से या 70 सालों से ये समाज पीछे रहा है, आपकी ज़रूरत है समाज की सेवा कीजिए, आगे बढ़कर समाज का इसको सशक्त बनाने के लिए योगदान करना चाहिए। चलिए, पार्लियामेंट चुनाव की बात छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं कि असेंबली चुनाव जब भी आपने करवाने होंगे, असेंबली चुनाव में ओबीसी समाज का क्या रोल रहेगा? क्योंकि मैंने कहा कि टनल किशोर भी ओबीसी समाज का बहुत बड़ा चंक है। देखिए, ओबीसी समाज का पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा वोटर है और कश्मीर का मेरा जैसे मानना है कि कश्मीर का जो एससी समाज है वो भी ओबीसी के अंदर ही है। तो एक बड़ा वोट बैंक है जम्मू कश्मीर में और आने वाले समय में भाजपा जो है ओबीसी को उनका हक देगी। अगर असेंबली इलेक्शन होती है तो उनके नुमाइंदे ज़रूर वहाँ पर ओबीसी समाज के नुमाइंदे को टिकट मिलेगी और वो जीत कर भी आएंगे। सुनील प्रजापति बतौर अध्यक्ष कश्मीर में कितनी मरतबा जाते हैं और कितनी बार
ओबीसी समुदाय के साथ मीटिंग करते हैं और उनको ये कोशिश करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिल्ट हो। देखिए, मेरा 1 साल का कार्यकाल हुआ है, तो इसमें मैं अभी 3-4 दौरे कश्मीर के कर चुका हूँ जी। और 2-2 3-3 दिन के दौरे रहे हैं और मैंने 3-3 डिस्ट्रिक्ट उसमें टच किए हैं। और मेरा ये मानना है कि लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा है। मोदी जी की तरफ एक मोदी जी के नाम की अंडरकरंट कश्मीर में चल रही है। लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होने वाला है और ये कुछ पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखने वाला है। और जब पंचायतों और इसके काउंसिलर के इलेक्शन होंगे तो इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा और आने वाले समय में भाजपा को बड़ी सारी सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर में मिलने वाली हैं। क्या आप उनको कमल का फूल थमाने में कामयाब रहे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसा कि दूसरी पार्टियों ने बोला था कि कश्मीर में 370 टूट जाएगा तो झंडा उठाने वाला तिरंगा नहीं उठाने वाला नहीं होगा। लाखों लोग वहाँ पर झंडा भी उठा रहे हैं और कमल का फूल भी उठा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये सारा का सारा जो बदलाव आया है ये मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आया है, मोदी सरकार की जो कार्य करने की क्षमता है उसकी वजह से आया है। और आने वाले समय में कश्मीर के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर कमल का फूल को अपनाएंगे और बढ़ चढ़कर भाजपा को वहाँ पर जिताएंगे और भाजपा की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनेगी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करते हैं कि 2 डिजिट में एटलीस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक जो है निर्णय जो भाजपा सरकार लेने वाली है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।